जय जिनेंद्र, हमारी इस विशेष श्रृंखला जैन दर्शन सच को कैसे देखें में आपका स्वागत है। आज हम इसके चौथे भाग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है सप्तभंगी नय क्या हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि अगर किसी ने हमारी पिछली श्रृंखला जैन दर्शन, आत्मा और यूनिवर्स का सच नहीं देखी है तो वे उसे भी जरूर देखें। पिछले भाग में जब हमने स्यादवाद पर बात की थी तो हमने यही समझने की कोशिश की थी कि सत्य अक्सर सापेक्ष होता है। वो स्यात् शब्द जो है वो किसी भी बात को एक विशेष परिस्थिति और सीमा में रखता है। हाँ, और हमने ये भी जाना था कि नय किसी चीज को देखने का एक विशेष दृष्टिकोण है, और जैसे ही हमारा वो दृष्टिकोण बदलता है सत्य का स्वरूप भी बदल जाता है। और यहीं से मुझे लगता है एक बहुत ही स्वाभाविक और बड़ा सवाल उठता है, अगर सत्य के इतने सारे रूप हो सकते हैं, अगर एक ही चीज अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग दिख सकती है, तो फिर हम किसी भी चीज के बारे में कोई ठोस निर्णय कैसे करें? मतलब किस आधार पर करें? ये तो बहुत भ्रम पैदा कर सकता है। आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया, और इसी भ्रम को दूर करने और एक निर्णय तक पहुंचने का एक व्यवस्थित मार्ग दिखाने के लिए ही जैन दर्शन में सप्तभंगी नय की अवधारणा दी गई है। आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि सत्य के ये 7 संभव रूप क्या हैं, इनके पीछे का तर्क क्या है, इनकी सीमाएं क्या हैं, और सबसे जरूरी इनका हमारे जीवन में व्यवहारिक महत्व क्या है। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम सप्तभंगी नय कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? इसे सरल शब्दों में कैसे समझा जा सकता है? सरल शब्दों में सप्तभंगी नय जैन दर्शन की वो पद्धति है जिसमें किसी भी वस्तु या विचार के बारे में 7 अलग अलग लेकिन संभव निर्णय लिए जाते हैं। ये 7 निर्णय मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। देखिए, तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी कहते हैं कि हर वस्तु 3 चीजों से बनी होती है: द्रव्य, गुण और पर्याय। एक मिनट, ये तीनों शब्द द्रव्य, गुण और पर्याय, ये बहुत गहरे लगते हैं। क्या हम इन्हें एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए एक सोने का कंगन है, तो उसमें ये तीनों क्या होंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। उस कंगन में जो सोना है वो द्रव्य है, यानी मूल पदार्थ। उसका पीलापन, उसका भारीपन, उसकी चमक, ये सब उसके गुण हैं जो हमेशा सोने में रहेंगे। और उसका कंगन होना ये उसका पर्याय है, यानी उसकी वर्तमान अवस्था। अच्छा, कल वो कंगन पिघलाकर हार बना दिया जाए तो द्रव्य यानी सोना और गुण यानी पीलापन वो तो वही रहेंगे, पर पर्याय यानी अवस्था कंगन से बदलकर हार हो जाएगी। अच्छा, तो द्रव्य यानी मूल पदार्थ, गुण यानी उसकी स्थायी पहचान, और पर्याय यानी उसका बदलता हुआ रूप। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। कृपया अब आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो क्योंकि हर वस्तु का पर्याय यानी उसकी अवस्था पल पल बदलती रहती है, तो वस्तु अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग परिणाम देती हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप्तमीमांसा में आचार्य समंतभद्रे कहते हैं कि एक ही बात हर परिस्थिति में पूरी तरह सच नहीं हो सकती। अच्छा, जैसे स्थिति, स्थान या समय बदलता है, कथन का रूप भी बदल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सत्य स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है, एक तरह से कह सकते हैं। इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कमरे में उजाला है और वहां एक घड़ी रखी है, तो आप कहेंगी स्यात् घड़ी है। स्यात् है नी किसी अपेक्षा से। अब मान लीजिए दूसरे कमरे में घड़ी नहीं है, तो वहां आप कहेंगी स्यात् घड़ी नहीं है। ठीक है? अब देखिए, वस्तु एक ही है, घड़ी, लेकिन अलग अलग स्थितियों के कारण 2 एकदम विपरीत बातें कही गई, और दोनों अपनी अपनी जगह पर सच हैं। इन्हीं विभिन्न संभावनाओं को 7 व्यवस्थित भंगियों या रूपों में बांधना ही सप्तभंगी न्याय की परिभाषा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हाँ और नहीं दोनों एक ही चीज के बारे में सच हो सकते हैं, बस शर्त यह है कि उनकी परिस्थितियां अलग हों। ये समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि हमें सत्य को इन 7 ढांचों में बांधने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या एक या 2 दृष्टिकोण से काम नहीं चल सकता था? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अधूरा सत्य अक्सर भ्रम और विवाद पैदा करता है। आचार्य समंतभद्र आप्तमीमांसा में स्पष्ट कहते हैं कि एक दृष्टि से कहा गया निर्णय पूर्ण नहीं होता, क्योंकि एक नजर में आप चीज का एक ही पहलू देख पाते हैं। प्रवचन सार में आचार्य कुंद भी यही बताते हैं कि किसी भी वस्तु के बारे में हमारा निर्णय उसकी स्थिति, स्थान और अवस्था पर निर्भर करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने नजरिए को ही पूरा सच मान ले तो वो गलती कर रहा है।
बिल्कुल। उसी घड़ी वाले उदाहरण को फिर से देखें। एक व्यक्ति उस कमरे में है जहां घड़ी है और वो कहता है यहां घड़ी है। दूसरा व्यक्ति दूसरे कमरे में है जहां घड़ी नहीं है और वो कहता है यहां घड़ी नहीं है। अब अगर ये दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ जाएं और एक दूसरे के दृष्टिकोण को ना समझें तो विवाद होगा। दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन उनका सच आंशिक है, अधूरा है। और सप्तभंगी नया हमें उस पूरी तस्वीर को देखने में मदद करता है। एकदम सही। यदि इन अलग अलग परिस्थितियों को साथ व्यवस्थित निर्णय रूपों में नहीं समझा जाएगा तो सत्य का स्वरूप ही भ्रमित हो जाएगा। इसी भ्रम को दूर करके सत्य को स्पष्ट करने और विवादों से बचने के लिए सप्तभंगी न्यायों की आवश्यकता होती है। ये हमें सिखाता है कि दूसरे का दृष्टिकोण गलत नहीं, बस भिन्न हो सकता है। यानी ये सिर्फ एक दार्शनिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के मतभेदों को सुलझाने का एक व्यवहारिक तरीका भी है। अब यहाँ 3 शब्द बार बार आ रहे हैं, नए, स्यादवाद और सप्तभंगी नए। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जरूर कोई गहरा संबंध होगा। क्या आप इस संबंध को थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? हाँ, ये तीनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इन्हें एक क्रम में समझना सबसे आसान है। नए का अर्थ है वस्तु के किसी एक पक्ष को देखने की दृष्टि। ठीक है, दृष्टि। स्यादवाद का अर्थ है उस दृष्टि से जो ज्ञान मिला है उसे स्याद शब्द लगाकर सापेक्ष और मर्यादित रूप से व्यक्त करना। और सप्तभंगी न्याय का अर्थ है उसी एक मर्यादित कथन के 7 अलग-अलग संभव निर्णय रूप बनाना। अगर मैं ऐसे ठीक से समझ रही हूँ तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए कि नए वो कैमरा है जिससे हम किसी चीज की तस्वीर का एक हिस्सा देखते हैं, स्यादवाद वो कैप्शन है जो तस्वीर के नीचे लिखा है कि ये तस्वीर इस खास एंगल से ली गई है और ये पूरी कहानी नहीं है। और सप्तभंगी नए वो पूरा फोटो एल्बम है जिसमें उस चीज की 7 अलग अलग एंगल से तस्वीरें हैं ताकि हमें पूरी समझ मिल सके। क्या ये कहना सही होगा? वाह, ये तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। बिल्कुल सही उपमा है। नए साहित्य भी यही कहता है कि नए वस्तु का एक आंशिक ग्रहण है, एक पार्शियल व्यू है। स्यादवाद उस आंशिक सत्य को विनम्रता से स्वीकार करता है, ये कहकर कि एक विशेष परिस्थिति में यह सत्य है। अच्छा। और जब यही विनम्र और सापेक्ष कथन परिस्थिति, स्थान और अवस्था के बदलने पर 7 अलग-अलग रूपों में प्रकट होता है तो वो सप्तभंगी न्याय कहलाता है। जैसे घड़ी को देखकर कहना स्यात् घड़ी है, ये स्यादवाद है। और फिर इसी तथ्य से जुड़े बाकी 6 संभव निर्णय रूपों के बारे में सोचना, ये सप्तभंगी न्याय है। ये समझना बहुत जरूरी था कि ये तीनों कैसे जुड़े हैं। अब जब ये नींव तैयार हो गई है तो चलिए उस इमारत को देखते हैं जो इस पर खड़ी है। वो 7 भंगियां या 7 संभाव्य निर्णय रूप कौन कौन से हैं? बस उनके नाम और एक संक्षिप्त पहचान। जरूर। ये 7 भंगियां इस प्रकार हैं। पहली है स्यात् अस्ति, यानी किसी अपेक्षा से वस्तु है। स्यात् अस्ति। दूसरी है स्यात् नास्ति, यानी किसी दूसरी अपेक्षा से वस्तु नहीं है। तीसरी है स्यात् अस्ति नास्ति, जिसमें है और नहीं है दोनों को क्रम से कहा जाता है। ठीक है। चौथी है स्यात् अवक्तव्य, यानी ऐसी स्थिति जहां उसे एक साथ कहा नहीं जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। और फिर आखिरी 3 इन सब का मिश्रण है। 5वीं स्यात् अस्ति अवक्तव्य, 6ठी स्यात् नास्ति अवक्तव्य और 7वीं स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ठीक है, तो ये 7 नाम हैं। अब एक एक करके इन पर गहराई से बात करते हैं। चलिए इन्हें हमारे घड़ी वाले उदाहरण के साथ समझते हैं ताकि ये और भी स्पष्ट हो जाए। पहली भंगी से शुरू करते हैं, स्यात् अस्ति। पहली भंगी है स्यात् अस्ति। इसका सीधा सा अर्थ है किसी स्थिति में वस्तु का अस्तित्व है और यह कहना सत्य है। इसका शास्त्रीय आधार हमें तत्वार्थ सूत्र में मिलता है, जहां आचार्य उमा स्वामी बताते हैं कि कोई भी द्रव्य अपनी किसी विशेष पर्याय अवस्था में ही प्रकट होता है। हमारे उदाहरण में जब हम उजाले वाले कमरे में घड़ी को अपनी आंखों से देख रहे हैं तो उसकी उपस्थिति प्रत्यक्ष है। इसलिए स्यात् इस कमरे में घड़ी है, यह कहना तर्कसंगत और सत्य है। और इसकी सीमा यह है कि ये सत्य सिर्फ उसी कमरे और उसी समय तक ही सीमित है, ये एक सार्वभौमिक सत्य नहीं है। बिल्कुल, इसका प्रयोग तभी होता है जब वस्तु का अस्तित्व प्रत्यक्ष और निश्चित हो। अब दूसरी भंगी पर आते हैं, स्यात् नास्ति। इसका अर्थ है किसी अन्य स्थिति में वस्तु का अस्तित्व नहीं है और यह कहना भी सत्य है।
नए साहित्य के अनुसार किसी चीज का अभाव या अनुपस्थिति भी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जैसे दूसरे कमरे में घड़ी बिल्कुल नहीं है, तो उस कमरे के संदर्भ में शायद इस कमरे में घड़ी नहीं है कहना भी उतना ही सत्य है। अच्छा, तो ये पहली भंगी का एकदम विपरीत है और दोनों अपनी अपनी जगह पर पूरी तरह सच है। अब तीसरी भंगी इन दोनों को जोड़ती है, शायद अस्थि नास्ति। ये थोड़ा उलझाने वाला लगता है। कोई चीज एक ही समय पर है भी और नहीं भी। ये कैसे संभव है? यहां एक ही समय पर नहीं बल्कि क्रम से समझना जरूरी है। इस भंगी का अर्थ है दो अलग अलग अवस्थाओं में दो विपरीत निष्कर्ष और दोनों सत्य। इसका आधार भी पर्याय परिवर्तन का सिद्धांत है। जब हम दोनों कमरों की बात एक साथ करते हैं तो हम कहते हैं शायद घड़ी पहले कमरे में है और दूसरे कमरे में नहीं है। अच्छा, यहाँ दोनों निर्णय अलग अलग परिस्थितियों में ही सत्य हैं, उन्हें मिलाया नहीं जा रहा। इसका प्रयोग तब होता है जहां परिणाम स्थिति के बदलने से बदल जाता है। समझ गई। ये एक साथ नहीं बल्कि क्रम से है। अब चौथी भंगी पर आते हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा रहस्यमयी लग रही है। चौथा, स्यात् अवक्तव्य। इसका क्या अर्थ है जिसे कहा न जा सके? अवक्तव्य का अर्थ है जिसे शब्दों में एक साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां निर्णय स्पष्ट रूप से हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुंद कहते हैं कि जब हमारे पास पर्याप्त ज्ञान न हो या परिस्थिति ही अस्पष्ट हो तो निर्णय को रोक देना ही विवेक है। जैसे मान लीजिए एक तीसरा कमरा है जिसमें घना अंधेरा है। अब उस कमरे में घड़ी है या नहीं ये हम कह नहीं सकते। तो अवक्तव्य का मतलब अज्ञानता नहीं बल्कि उस क्षण में निर्णय न कर पाने की विवेकपूर्ण अवस्था है। ये तो आज की दुनिया के लिए बहुत प्रासंगिक लगता है, जहां हर कोई हर विषय पर तुरंत अपनी राय देना चाहता है। ये चुप रहने या मुझे अभी नहीं पता कहने के महत्व को भी तो रेखांकित करता है ना। आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। ये है अनिर्णय की अवस्था, जहां न है कहा जा सकता है न नहीं है। अब अगली तीन भंगियां इन्हीं का संयोजन है। पांचवी है स्यात् अस्ति अवक्तव्य। इसका अर्थ है कुछ स्थिति में है और कुछ में कह नहीं सकते। तो हमारे उदाहरण के हिसाब से पहले कमरे में घड़ी स्पष्ट रूप से है, लेकिन तीसरे अंधेरे कमरे के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ये इन दोनों स्थितियों का जोड़ है। एकदम सही। आप्तमीमांसा के अनुसार आंशिक प्रमाण और आंशिक अनिर्णय दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं। इसका प्रयोग तब होता है जब एक पक्ष निश्चित हो और दूसरा अनिश्चित। इसी तरह छठी भंगी है स्यात् नास्ति अवक्तव्य। अब आप इसका अर्थ बता सकती हैं? जरूर। इसका मतलब हुआ कि एक स्थिति में वस्तु नहीं है और दूसरी स्थिति में निर्णय नहीं किया जा सकता। यानी दूसरे कमरे में घड़ी निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन तीसरे अंधेरे कमरे के बारे में हम कह नहीं सकते। बहुत बढ़िया। और अब हम अंतिम और सातवीं भंगी पर आते हैं। 7 स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये सबसे व्यापक है। इसका अर्थ है कि तीनों रूप है, नहीं है और कह नहीं सकते अलग अलग परिस्थितियों में एक ही वस्तु के लिए सत्य हो सकते हैं। तो ये तीनों कमरों की कहानी को एक साथ कह रहा है। पहले कमरे में घड़ी है, दूसरे कमरे में नहीं है और तीसरे अंधेरे कमरे के बारे में कह नहीं सकते। ये तीनों निष्कर्ष अलग अलग स्थिति भेद से उत्पन्न हुए हैं और मिलकर एक पूरी जटिल और यथार्थवादी तस्वीर पेश करते हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये तत्वार्थ सूत्र, आप्तमीमांसा और प्रवचन सार तीनों के सिद्धांतों का मतलब एक संयुक्त रूप है। इसकी एक ही सीमा है कि ये तीनों रूप एक ही स्थान पर एक ही समय में एक साथ सत्य नहीं हो सकते, लेकिन अलग अलग अपेक्षाओं से तीनों सत्य हैं। और इसका प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग तब होता है जब किसी वस्तु के बारे में एक बहुस्तरीय और समग्र निर्णय की आवश्यकता हो। क्या उस समय के दार्शनिकों ने इस पर सवाल नहीं उठाए? इसकी क्या आलोचनाएं हुई? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। प्राचीन काल में विद्वानों ने इस पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिनमें 3 आलोचनाएं मुख्य थीं। पहली और सबसे बड़ी आलोचना थी विरोधाभास की। आलोचकों ने कहा कि आप एक ही चीज के लिए है और नहीं है एक साथ कैसे कह सकते? हाँ, एक साथ कैसे कह सकते हैं? ये तो सीधे सीधे सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्शन है। हाँ, ये तो स्वाभाविक सवाल है जो मन में आता है। और दूसरी आलोचना निर्णय लेने को लेकर थी।
उनका कहना था कि अगर हर चीज के इतने सारे सापेक्ष रूप होंगे तो हम किसी भी अंतिम निर्णय पर कैसे पहुंचेंगे। मतलब एक कंफ्यूजन बना रहेगा। जी, क्या इससे एक स्थायी अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति नहीं बन जाएगी, जिसे आज की भाषा में हम शायद एनालिसिस पैरालिसिस कह सकते हैं। और तीसरी आलोचना भाषा की व्यावहारिकता को लेकर थी कि क्या हर बात को 7 अलग-अलग तरीकों से कहना भाषा को बहुत ज्यादा जटिल और अव्यावहारिक नहीं बना देगा। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कौन बात करता है। सही बात है। इन तीनों ही आलोचनाओं के जैन आचार्यों ने बहुत स्पष्ट और तार्किक समाधान दिए हैं। तो पहली आलोचना यानी विरोधाभास का क्या जवाब दिया गया? ये है भी और नहीं भी है वाली पहेली कैसे सुलझाई गई? आचार्य समंत भद्र ने आप्तमीमांसा में इसका बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि है और नहीं है एक ही समय में, एक ही परिस्थिति में और एक ही नजरिए से नहीं कहा जाता। अच्छा। जब दृष्टि बदलती है, संदर्भ बदलता है, तो निष्कर्ष भी बदलता है। तो ये वैसा ही है जैसे कोई कहे कि सिक्का हेड्स भी है और टेल्स भी। ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन असल में आप कह रहे हैं कि एक नजरिए से वो हेड्स है और दूसरे नजरिए से टेल्स है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सच है क्योंकि संदर्भ अलग है। आपने इसे एकदम सही पकड़ लिया। एक ही वस्तु अपने स्वरूप से है, लेकिन दूसरे के स्वरूप से नहीं है। जैसे घड़ा मिट्टी के रूप में है, पर कपड़े के रूप में नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई विरोध नहीं है, बल्कि ये संदर्भ विशेष का सत्य है। ठीक है, ये तो स्पष्ट हुआ। अब दूसरी आलोचना पर आते हैं कि इससे निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा, एक उलझन बनी रहेगी। इस पर शास्त्रों का जवाब है कि स्याद्वाद निर्णय को अनिश्चित या मुश्किल नहीं बनाता, बल्कि उसे ज्यादा सटीक बनाता है। ज्यादा सटीक कैसे? यह हमें बताता है कि हमारा निर्णय किस सीमा रेखा के अंदर वैध है। यह हमें सही दायरा दिखाता है। एक बार जब हम परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त नए यानी दृष्टिकोण चुन लेते हैं, तो निर्णय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ये अनिश्चितता नहीं बल्कि स्पष्टता की सीमा बताता है। और भाषा की जटिलता वाली तीसरी आलोचना का क्या समाधान दिया गया? क्या हमें हर बार 7 भंगियां बोलनी पड़ती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नए साहित्य स्पष्ट करता है कि हर स्थिति में 7 भंगियां बोलना आवश्यक ही नहीं है। ये तो ज्ञान का पूरा नक्शा है। अच्छा, एक मैप की तरह। हाँ, व्यवहार में परिस्थिति के अनुसार केवल वही रूप कहा जाता है जो उस समय जरूरी हो और जिससे भ्रम दूर हो। इस तरह शास्त्रों ने सिद्ध किया कि सप्तभंगी भ्रम पैदा नहीं करता, बल्कि यथार्थ को पूरी समग्रता में दिखाकर भ्रम को दूर करने का एक शक्तिशाली साधन है। ठीक है, तो ये आलोचनाओं का जवाब तो तार्किक रूप से मजबूत है, पर सिद्धांत से हटकर अगर हम इस सोच को असल जिंदगी में अपनाएं, तो इसके व्यवहारिक लाभ क्या हैं? एक आम इंसान को ये नजरिया अपनाने से क्या फायदा होगा? इसका सबसे पहला और बड़ा लाभ ये है कि हमें किसी भी वस्तु या स्थिति का एक पूरा नक्शा मिल जाता है। हम एकांगी सोच से बचते हैं। जैसा तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, पर्याय भेद को समझे बिना पूर्ण निर्णय संभव ही नहीं। सप्तभंगी हमें वो सारे संभावित पर्याय या अवस्थाएं दिखा देती है। और मुझे लगता है इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमारे आपसी संबंधों में हो सकता है। निश्चित रूप से। दूसरा लाभ यही है कि इससे वाद विवाद और टकराव कम होता है। आप्तमीमांसा के अनुसार जब हम अपने कथन की सीमा को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि हमारा सच आंशिक है, तो सामने वाला भी अपमानित महसूस नहीं करता। सही बात है। इससे बातचीत कठोर होने के बजाय सौम्य और रचनात्मक बनी रहती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ज्यादातर झगड़े सच को लेकर नहीं, बल्कि किसके सच को लेकर होते हैं। हर कोई अपनी अपनी नए से बात कर रहा होता है और उसे ही पूर्ण सत्य मान लेता है। बिल्कुल। तीसरा लाभ यह है कि हमारे व्यावहारिक निर्णय ज्यादा गहरे और सटीक बनते हैं। प्रवचनाशास्त्र सिखाता है कि जो व्यक्ति अलग अलग स्थितियों को तोलकर देखता है, उसका निर्णय जल्दबाजी का नहीं बल्कि टिकाऊ और गहरा होता है। चौथा फायदा है कि यह मन को नम्र बनाता है। यह वक्ता को अहंकार से दूर रखता है, क्योंकि उसे हमेशा ये याद रहता है कि उसका सत्य भी एक अपेक्षा से ही है, वो सर्वज्ञ नहीं है। और पांचवा लाभ शायद हमारी भाषा से जुड़ा है। हाँ, पांचवा लाभ यह है कि हमारी भाषा ज्यादा सचेत और सटीक हो जाती है। हम शब्दों का सावधानी से उपयोग करते हैं। अच्छा। जैसे वो घड़ी वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। मान लीजिए मैं फोन पर किसी को बता रहा हूं, हाँ घड़ी चल रही है, क्योंकि मेरे सामने वाले कमरे में वो चल रही है, लेकिन वो व्यक्ति किसी और कमरे में बंद पड़ी घड़ी ढूंढ रहा है। तो यहाँ तो पूरी तरह से मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। जी, यहाँ स्यात् या संदर्भ बताए बिना हमारा संवाद पूरी तरह से विफल हो जाएगा। जी। सप्तभंगी का ज्ञान हमें ऐसी गलतियों से बचाता है। हमने इसके व्यावहारिक फायदों की बात की, लेकिन जैन दर्शन का अंतिम लक्ष्य तो आध्यात्मिक भी है। तो ये सिद्धांत
किसी व्यक्ति के आंतरिक जीवन पर, उसके नैतिक आचरण पर कैसे असर डालता है? ये इसका सबसे गहरा प्रभाव है। आध्यात्मिक स्तर पर स्यादवाद और सप्तभंगी न्याय ये मन के अहंकार को गलाते हैं। आचार्य समंतभद्र और आचार्य कुंदकुंद दोनों बताते हैं कि जो साधक सभी दृष्टियों को सम्मान देना सीखता है, उसका मैं ही सही हूं वाला भाव वो खत्म हो जाता है। और इससे विवेक बढ़ता है। हाँ, इससे उसका विवेक जागृत होता है। और उसके व्यवहार में क्या बदलाव आता है, खासकर उसकी वाणी में? अंगी भाषा का प्रयोग अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि हम ये समझने लगते हैं कि हमारे हर कथन की एक सीमा है। हम निरपेक्ष दावे करना बंद कर देते हैं, जिससे वाणी में हिंसा की संभावना कम हो जाती है। ये तो एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन का प्राचीन भारतीय सूत्र लगता है। अपनी बात की सीमा को समझना और दूसरे के नजरिए का सम्मान करना। आप इसे ऐसा कह सकती हैं। सामाजिक व्यवहार में भी इसका बहुत बड़ा असर होता है। मतभेद टकराव में नहीं बदलते, बल्कि संवाद का रूप ले लेते हैं। निर्णय ज्यादा पारदर्शी और स्वीकार्य बनते हैं। और मानसिक रूप से देखें तो सहिष्णुता, लचीलापन और संवाद कौशल बढ़ता है। चिकित्सा का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वो कैसे? अगर कोई डॉक्टर कहता है स्यात, ये लक्षण इस परिस्थिति में इस बीमारी का संकेत हो सकता है, तो वो अपने कथन में वैज्ञानिक सटीकता भी रख रहा है और किसी भी संभावना को खारिज करने की जल्दबाजी से भी बच रहा है। वह एक साथ सटीक भी है और विनम्र भी। यही जैन दृष्टि है। ईमानदारी से कहूं तो इसमें जो अव्यक्तव्य, यानी जिसे कहा नहीं जा सकता वाला पहलू है, वो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। आज की दुनिया में जहां हर किसी के पास हर चीज पर एक राय है, ये स्वीकार करना कि ज्ञान की एक सीमा है और कुछ चीजें एक साथ शब्दों में नहीं बांधी जा सकती, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विनम्रता है। यह बहुत गहरी बात है। अव्यक्तव्य को स्वीकार करना, ये बौद्धिक ईमानदारी का शिखर है। इतनी गहरी चर्चा के बाद चलिए इसे समेटते हैं। अगर किसी को इस पूरे सिस्टम को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना हो, तो इसका सार क्या है? और इसे असल जीवन के निर्णयों में लागू करने के लिए कोई प्रैक्टिकल चेकलिस्ट हो सकती है? बिल्कुल। सार रूप में सप्तभंगी ने हमें ये सिखाता है कि किसी भी वस्तु या विचार को लेकर निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसके 7 संभव रूपों पर विचार करना चाहिए। वो 7 रूप? जी। स्यात् अस्ति, एक दृष्टि से है। स्यात् नास्ति, दूसरी दृष्टि से नहीं है। स्यात् अस्ति नास्ति, क्रमशः दोनों हैं। स्यात् अवक्तव्य, एक साथ कहा नहीं जा सकता। और फिर इन्हीं के 3 मिश्रित रूप। ये पद्धति हमारे निर्णय को संतुलित और अहिंसक बनाती है। और वो निर्णय चेकलिस्ट क्या होगी? मान लीजिए मुझे कोई फैसला लेना है, तो मैं इस सोच का इस्तेमाल कैसे करूं? इसके लिए हम एक 9 सूत्रीय चेकलिस्ट बना सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं ताकि ये व्यावहारिक लगे। मान लीजिए हमें इस सवाल पर निर्णय लेना है कि क्या दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो चेकलिस्ट का पहला कदम क्या होगा? पहला कदम, संदर्भ तय करो। हम किस स्थिति के लिए बोल रहे हैं? क्या हम पिछले साल से तुलना कर रहे हैं या 10 साल पहले से? दिवाली के बाद की बात है या लॉकडाउन के समय की? आप देखिए, सिर्फ पहला कदम ही जवाब को पूरी तरह बदल सकता है। सही बात है। दूसरा कदम? दूसरा, ज्ञान की स्थिति जांचो। क्या हमारे पास पूरे आंकड़े हैं? क्या हमारा ज्ञान स्पष्ट है या अस्पष्ट? शायद हमारे पास सिर्फ PM 2.5 के आंकड़े हैं, ध्वनि या जल प्रदूषण के नहीं। तीसरा कदम, शायद के साथ कथन की सीमा बताओ। यानी कहें कि पिछले साल की सर्दियों की तुलना में इस साल PM 2.5 के स्तर पर शायद प्रदूषण कम हुआ है। इससे कथन तुरंत सटीक हो गया। चौथा कदम क्या होगा? चौथा, 7 संभावनाओं में से कौन सी लागू होती है ये देखो। हमारे उदाहरण में शायद अस्ति कमी हुई है और शायद नास्ति दूसरे मानकों पर कमी नहीं हुई है। और पांचवा? इलाके की बात कर रहा हो। और अगला कदम? छठा, निर्णय के व्यवहारिक परिणाम सोचो। अगर हम कहते हैं कि प्रदूषण कम हो गया है, तो क्या लोग लापरवाह हो जाएंगे? ये भी सोचना होगा। 7वां, अनिश्चितता है तो अवक्तव्य को स्वीकार करो। अगर आंकड़े अधूरे हैं तो ये मानना बेहतर है कि अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। और आठवां, अपना संदर्भ या आधार बताओ। आप किस रिपोर्ट या डेटा के आधार पर ये कह रहे हैं। और 9वां और अंतिम कदम, जो भंगी सबसे उपयुक्त हो उसी के अनुरूप निर्णय दो। ये चेकलिस्ट तो किसी भी जटिल मुद्दे पर सोचने के लिए एक बेहतरीन मानसिक मॉडल है। आज की इस चर्चा में हमने सप्तभंगी न्याय को सिर्फ एक दार्शनिक सिद्धांत की तरह नहीं, बल्कि सोचने के एक व्यवहारिक औजार की तरह समझने की कोशिश की। जी, हमने देखा कि सत्य अक्सर बहुआयामी होता है।
उसे किसी एक परिभाषा में कैद नहीं किया जा सकता। दृष्टि, स्थान और परिस्थिति बदलते ही उसी वस्तु से जुड़ा हमारा निर्णय भी बदल सकता है। हमने ये भी जाना कि नए किसी विषय को देखने का एक विशेष चश्मा है। शाद्वाद उस चश्मे को स्वीकार करते हुए बोलने का तरीका है, और सप्तभंगी नए इन सभी संभावित नजरियों को एक संतुलित और व्यवस्थित रूप में हमारे सामने रखता है। और हर भंगी का अपना अर्थ, अपना तर्क और अपना उपयोग है। कभी सत्य है, कभी नहीं है, कभी दोनों ही बातें अलग अलग संदर्भ में सही हो सकती हैं। और कई बार ज्ञान अधूरा होने पर चुप रहना या निर्णय को टालना ही सबसे बड़ा विवेक होता है। इन सभी दृष्टियों को मिलाकर सप्तभंगी नए हमें सिखाता है कि किसी भी विषय को समझते समय एकांगी या हठधर्मी निर्णय से बचकर एक विवेकपूर्ण, विनम्र और सापेक्ष सोच अपनाना कितना आवश्यक है। अब एक नया प्रश्न स्वाभाविक रूप से सामने आता है। इन सिद्धांतों को और गहराई से व्यवहार में कैसे लाया जाए? दैनिक जीवन की बातचीत में, ऑफिस की मीटिंग में या पारिवारिक बहसों में न्याय, स्याद्वाद और सप्तभंगी हमारे निर्णयों को और अधिक संतुलित, एम्पैथेटिक और प्रभावी कैसे बना सकते हैं? इसी दिशा में अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारी श्रृंखला जैन दर्शन सच को कैसे देखें के अगले भाग का शीर्षक है भाग 5, स्याद्वाद का व्यवहार में उपयोग कैसे होता है। उस चर्चा को जरूर सुनें। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।